हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छा हूं। आज मैं आप लोगों के लिए टैली का वीडियो लेके आया हूं। हम इस वीडियो में सीखेंगे बेसिक एंट्री से। हम इस वीडियो में देखेंगे टैली में कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है, टैली में लेजर कैसे बनाया जाता है, टैली में काउंटिंग वाउचर कैसे करते हैं विद फंक्शन की। ये वीडियो उन बिगनर्स के लिए है जिन्होंने अभी टैली सीखना स्टार्ट किया है या जो स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा उनको डाउट रहता है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, डेफिनेटली आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं पीयूष देवांगन, टैली की क्लास में आपका स्वागत है। देखते हैं टैली में एंट्री कैसे करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। सामने हमको टैली RP9 का इंटरफेस शो हो रहा है। सबसे पहले हमको ऑप्शन मिलता है इसके अंदर स्टार्टअप का, जिसमें हमको ऑप्शन दिख रहा है एक्टिवेट योर लाइसेंस। यदि आप अपने टैली को लाइसेंस डाल के एक्टिवेट करना चाहते हैं, मतलब बिजनेस पर्पज से अपने टैली को चलाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लाइसेंस डाल के एक्टिव कर लीजिए। अदरवाइज बिना लाइसेंस का हम टैली के अंदर एंट्री सीखना चाहते हैं तो वर्क इन एजुकेशनल मोड ऑप्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे इसका शॉर्टकट की बन के आता है W, और यहाँ पे एक लाइन शो हो रहा है। जिस भी वर्ड के नीचे एक लाइन शो हो रहा है इसका मतलब होता है अल्ट टैली में, और जिस भी वर्ड के नीचे डबल लाइन शो हो रहा है इसका मतलब कंट्रोल होता है टैली में। तो कंट्रोल Q यदि हम प्रेस करते हैं तो टैली से क्विट कर जाएंगे, मतलब टैली से बाहर निकलने या टैली को बंद करने का शॉर्टकट की हमारे पास बन के आता है कंट्रोल Q। दूसरा, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है वर्क इन एजुकेशनल मोड का। यदि हम बिना लाइसेंस का टैली के अंदर एंट्री सीखना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे और Alt W प्रेस करके हम इस ऑप्शन के अंदर एंटर कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने कीबोर्ड से Alt W प्रेस करता हूँ। जैसे मैंने Alt W प्रेस किया, मतलब वर्क इन एजुकेशनल मोड पे आया हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन मिला है कंपनी इन्फॉर्मेशन का। इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट कंपनी का। सेलेक्ट कंपनी वो कंपनी होता है जो पहले से बना होता है, जिसमें इन फ्यूचर आगे की एंट्री करना चाहते हैं तो हम सेलेक्ट करके उस कंपनी के अंदर आगे की एंट्री कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है हमारे पास क्रिएट कंपनी का। क्रिएट कंपनी मतलब होता है एक नई कंपनी बनाना, और मैं वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि हम एक नई कंपनी बना के टैली के अंदर एंट्री करना सीखेंगे। तो क्रिएट कंपनी में मैं एंटर करता हूँ, एक नई कंपनी बनाएंगे। जैसे मैं क्रिएट कंपनी किया, यहाँ पे हमारे पास कंपनी का इंफॉर्मेशन फिल करने का ऑप्शन आ गया। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन बना के रखा हुआ हूँ जिसके हिसाब से हम टैली में एंट्री करना सीखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कंपनी का नाम है जिसमें स्वास्तिक एंटरप्राइजेस कंपनी का नाम दिख रहा है, और एड्रेस है पुरानी बस्ती रायपुर। तो जिस नाम से आपकी कंपनी होगी, जिस नाम से आपका शॉप होगा, उसका डिटेल आप यहाँ पे फिल कर दीजिए ऐसा। तो चलिए मैंने लिख दिया स्वास्तिक एंटरप्राइजेस। एंटर करते हैं। मेलिंग नेम वही होता है जो कंपनी का नाम होता है। एड्रेस में डाल देते हैं जो भी हमारी कंपनी का एड्रेस है, पुरानी बस्ती रायपुर। ठीक है, इंटर करते हैं। यहाँ पे कंट्री आ गया स्टेट, तो स्टेट कंट्री डाल देता हूँ इंडिया, स्टेट डालता हूँ मैं छत्तीसगढ़। जैसे मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ इसलिए छत्तीसगढ़, और जो भी आपके सिटी का जीप नंबर पिन कोड नंबर होगा वो डाल दीजिए। तो जैसे मेरे सिटी का पिन कोड नंबर है 492001, तो ये मैंने डाल दिया। उसके बाद जो भी आपका कॉन्टैक्ट डिटेल होगा वो फिल कर दीजिए, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल ID, और वेबसाइट यदि बना के रखें तो वेबसाइट भी फिल कर दीजिए। यदि नहीं है तो एंटर करके बाहर निकल जाइए, जैसे मैं अभी निकल रहा हूँ। एंटर करते हैं। यहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस सत्र का बिल पकड़े हैं आप देख लीजिए, जो भी सन का आप बिल पकड़े हैं उसका अप्रैल लगा कि नहीं लगा है। अगर अप्रैल लग गया तो वही सत्र चलेगा, और अप्रैल नहीं लगा तो उससे पहले का सत्र चलेगा। जैसे मान लीजिए मैं अभी एंट्री कर रहा हूँ 24 जुलाई 2022 का, मान लेता हूँ इसी दिन का ही मेरा बिल है। तो आप देख लीजिए 2022 का जुलाई, मतलब अप्रैल लग चुका है, मैं जुलाई मंथ में आ गया हूँ, तो 2022 का अप्रैल लग चुका है, तो 2022 का सत्र यहाँ पे चलेगा। ठीक है दोस्तों। और यदि अप्रैल नहीं लगा होता, यदि मैं मार्च में रहता, यदि मैं उससे पहले के मंथ में रहता, तो 2021 का सत्र इसमें चलता। तो चलिए अभी तो जुलाई है, मतलब अप्रैल लग चुका है 2022 का, और मेरा बिल इसी दिन का है, तो मैं आगे की एंट्री करने के लिए मैं 1/4/2022 का सत्र डालूंगा। तो 1/4/2022। चलिए, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, जिस दिन का आप बिल पकड़े हैं, जिस सत्र का आप बिल पकड़े हैं उस सत्र का यहाँ पे डेट डाल दीजिए। जैसे मैं 24/7/2022 का बिल पकड़ा हूँ और इसी दिन का मेरा बिल है, तो मैं यही डेट डाल के आगे एंटर करूँगा। लेकिन यदि आप अपने टैली को एक्टिवेट नहीं किया, टैली RP9 को, तो डेट यहाँ पे चेंज नहीं होगा। तो 1/4/2022 डाल के हम यहाँ पे एंट्री आगे बढ़ाएंगे। केवल हम सीखने के लिए एंट्री कर रहे हैं, इसलिए जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वही हमारा बुक्स बिगिनिंग लेके चलेंगे। एंटर करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं पूरा। एंटर करने के बाद एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा। जैसे एक्सेप्ट किए हमारी कंपनी यहाँ पे क्रिएट होके आएगी। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मिलता है नेम ऑफ कंपनी। नेम ऑफ कंपनी के अंदर हमको मिल रहा है स्वास्तिक एंटरप्राइजेस, हमारी कंपनी का नाम यहाँ पे शो हो रहा है। नो वाउचर एंटर्ड, अभी हमने कोई भी वाउचर एंट्री नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे कंपनी क्रिएट हो जाएगी हमको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली का, जिसमें सबसे पहले हम लोग चलेंगे मास्टर के अंदर, अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर। अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर पहले हमको जाना होता है, जिसके अंदर हमको बनाना होता है लेजर। अब लेजर क्या चीज़ होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। लेजर मतलब होता है खाता बही। देखिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जब अपना शॉप ओपन करता है तो उसको खाता बही बनाना होता है। बिना खाता बही का वो अपना शॉप नहीं चला सकता, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि कहाँ से वो माल खरीद रहा है, किससे वो माल खरीद रहा है, किसको वो माल बेच रहा है, किससे उधारी खरीद रहा है, किससे वो नकद खरीद रहा है,
किसको वो नगद बेच रहा है, किसको वो उधारी बेच रहा है, सारा डिटेल उसके पास होगा, तो वो अच्छे से अपने बिजनेस को, व्यापार को चला सकता है। तो वैसे ही टैली के अंदर अगर सारे लेखा जोखा आपको देखना है, प्रॉफिट लॉस यदि आपको देखना है, तो आपको खाता बही बनाना होगा। और टैली बिना खाता बही का हम टैली के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो हमको टैली के अंदर खाता बही बनाना है। तो लेजर, इंग्लिश में लेजर कहते हैं खाता बही को, हिंदी में खाता बही हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पे खाता बही। तो हमको लेजर ऑप्शन पे जाना है और इसके अंदर दो ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे, सिंगल लेजर का और यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलता है मल्टीपल लेजर का। सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर दोनों को बनाने का तरीका सेम है, मतलब दोनों में खाता बनाने का तरीका सेम है, लेकिन ये सिंगल सिंगल आपको दिखेगा और ये हमको एक साथ पूरे जितना भी लेजर बनाते रहेंगे वो एक साथ हमारे पास यहाँ पे शो होते रहेगा। तो मल्टीपल लेजर में हम चलते हैं और हम यहाँ पे लेजर बनाने वाले ऑप्शन पे एंटर करते हैं। तो चलिए थोड़ा बाहर निकलते हैं और इसका शॉर्टकट की समझ लेते हैं। जिस भी टैली में जो भी वर्ड हमको रेड कलर में शो होगा वो उसका शॉर्टकट की बन के आता है। जैसे यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन के सामने हमको ए रेड कलर में शो हो रहा है, तो हम ए प्रेस करेंगे और अकाउंट के अंदर इंटर कर जाएंगे। हम एल प्रेस करेंगे तो लेजर के अंदर इंटर कर जाएंगे। और यदि हमको सिंगल मोड एंट्री करना है तो हम सी प्रेस करेंगे, और यदि हमको मल्टीपल लेजर में एंट्री करना है तो हम आर प्रेस करेंगे। तो आर प्रेस करते हैं और मल्टीपल लेजर में हम इंटर करते हैं। इसका शॉर्टकट की बन के आता है, फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ALC सिंगल लेजर के लिए होता है और ALR जो है वो मल्टीपल लेजर के लिए यूज होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसे स्केप करके बाहर निकलता हूँ और मैं कीबोर्ड में ALR प्रेस करता हूँ और मल्टीपल लेजर में इंटर करता हूँ। चलिए यहाँ पे हमारे पास मिलता है अंडर ग्रुप। अंडर ग्रुप के अंदर हमको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है ऑल आइटम्स का। ऑल आइटम्स का मतलब होता है कि जो भी खाता आप बनाते रहेंगे सारे आइटम में से कोई भी आइटम आप चूज कर सकते हैं। लेकिन मान लेता हूँ कि मैंने बैंक अकाउंट ले लिया और मैं यहाँ पे कोई खाता बना रहा हूँ, मान लेता हूँ मैं कैपिटल अकाउंट का खाता बना रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो हमको सब में एक ही जैसे लेके चलना है तो वो अंडर ग्रुप को आप चूज कर लीजिए। लेकिन अगर सब में हमको अलग अलग करना है तो हमको यहाँ पे जाके ऑल आइटम्स रखना होगा। तो हम यहाँ पे ऑल आइटम्स रखेंगे और यहाँ पे हम अपने बिल के हिसाब से लेजर बनाएंगे, मतलब खाता बही बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे बिल के हिसाब से पहला खाता बही है। यहाँ पे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश अमाउंट है 50,000 रुपीज़। व्यापार चालू किया है नगद 50,000 रुपये लगा के। देखिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जब अपना व्यापार चालू करता है तो कहीं ना कहीं वो पूंजी लगाता है। पूंजी को इंग्लिश में कैपिटल कहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जब व्यापार चालू करता है तो कहीं ना कहीं वो पैसा लगाता है, चाहे वो कैश के रूप में लगाए चाहे वो गुड्स के रूप में लगाए। तो जिस रूप में वो पैसा लगाएगा तो उस अमाउंट को लिखने के लिए हमको एक खाता भी बनाना पड़ेगा, जिसको कहते हैं हम कैपिटल अकाउंट। तो कभी भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोग कैपिटल का लेजर बनाते हैं। तो हम यहाँ पे व्यापार चालू कर रहे हैं नगद 50,000 रुपये लगा के, तो हम यहाँ पे बनाएंगे कैपिटल, और कैपिटल का खाता भाई बनता है कैपिटल अकाउंट के नाम से, ऐसा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको चूज करना होगा कि जिस नाम से आप खाता बना रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिए, और उसका अंडर ग्रुप मतलब उसका अकाउंट किस नाम से चलेगा वो हमको यहाँ पे डालना होगा। मतलब उसका अंडर ग्रुप लेजर क्या रहेगा वो आपको यहाँ पे चूज करना होगा। तो कभी भी हम व्यापार में पैसा लगाते हैं उसके लिए हम लोग कैपिटल वाली कॉपी बनाते हैं और कैपिटल का ग्रुप रहता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है गुड परचेज कैश अमाउंट 10,000 रुपीज, गुड्स परचेज। अब थोड़ा क्वेश्चन का रूल समझ लेते हैं। जहाँ जहाँ आपको कैश लिखा हुआ दिखेगा इस क्वेश्चन में, इस बिल में, तो उसको हम नगद मानेंगे, और जहाँ कैश लिखा हुआ नहीं दिखेगा उसको हम उधारी मानेंगे। ठीक है दोस्तों, और गुड्स मतलब होता है सामान, परचेज मतलब खरीदना हो गया। हम ही टैली में एक रूल और समझ लेते हैं। टैली में हम ही माल खरीदते हैं, हम ही माल बेचते हैं, हम ही कमीशन लेते हैं, हम ही कमीशन देते हैं, हम ही इंटरेस्ट लेते हैं, हम ही इंटरेस्ट देते हैं। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि टैली हम ही कर रहे हैं और ये टैली हमारे लिए है। मतलब हम टैली में हम ही माल खरीदते हैं, हम ही माल बेचते हैं, टैली में हम ही होते हैं। तो इस चीज़ को आप समझ गए तो आपको ये एंट्री बहुत ईजी लगेगा और आप टैली में एंट्री करना सीख सकते हैं आसानी से। तो टैली में सिर्फ हम ही होते हैं और हम ही जो भी करना होता है हम ही करते हैं। माल हम ही खरीदते हैं, सेल्स हम ही करते हैं, परचेस हम ही करते हैं, इंटरेस्ट हम ही देते हैं, इंटरेस्ट हम ही लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि टैली में सिर्फ हम ही होते हैं और जो भी करना होता है हम ही करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लिखा है आगे की एंट्री में गुड्स मतलब सामान, परचेज मतलब खरीदना, और हम ही खरीदते हैं, और यहाँ पे कैश आ गया तो कैश मतलब नगद खरीदे। तो यहाँ पे लिखा है 10,000 रुपये का नगद सामान खरीदा गया है। तो नगद सामान खरीदे हैं तो उसके लिए खरीदने वाली कॉपी बनाएंगे जिसको कहते हैं परचेस, और परचेस का बनता है परचेस अकाउंट। ठीक है दोस्तों, आगे लिखा है गुड परचेज फ्रॉम उमेश। अब इस लाइन पे आप देख लीजिए कहीं भी कैश लिखा हुआ नहीं दिख रहा है तो हम इसको उधारी मानेंगे। ठीक है, तो गुड्स परचेज हम ही खरीदते हैं और किससे खरीदे हैं? उमेश से। कितने का खरीदे हैं? 50,000 का, सॉरी 15,000 का। तो 15,000 रुपये का उमेश से हम उधारी सामान खरीद रहे हैं। तो उधारी सामान खरीदने पे सामने वाले पार्टी के नाम से बनाएंगे क्योंकि उधारी है ये, तो उसका नाम लिखना होगा। और खरीदने पे बनता है सिंडिकेटर। ये दो चीजें आता है, सिंडिकेटर और सिंडिकेटर्स। सिंडिकेटर मतलब होता है विविध लेनदार हिंदी में, और सिंडिकेटर मतलब होता है विविध देनदार हिंदी में। तो लेनदार, जैसे हम इससे उधारी सामान खरीद रहे हैं तो ये हमसे पैसा लेगा, और लेने को विविध लेनदार कहते हैं, और देने वाले को विविध देनदार कहते हैं। तो जब हम खरीदेंगे तो पैसा लेगा हमसे, तो लेनदार हुआ, और जब हम बेचेंगे किसी व्यक्ति को उधारी में तो वो देनदार होगा, पैसा देगा। तो फिलहाल तो अभी हम खरीद रहे हैं तो हम रखेंगे इसको विविध लेनदार में, मतलब सिंडिकेटर में।
चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कैश डिपॉजिट इनटू स्टेट बैंक। स्टेट बैंक में नगद 5,000 रुपये जमा किया, तो बैंक के लिए हम बनाते हैं बैंक का नाम, जो भी बैंक है जिस नाम से है तो उसका नाम हम लिख दिया, मैं शॉर्ट में लिख दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, और जो भी बैंक होता है उसका बनता है बैंक अकाउंट। अच्छा दोस्तों, इसमें हम समझ लेते हैं कि आप यदि सेम अकाउंट खोल रहे हैं, यदि आप करेंट अकाउंट खोल रहे हैं, यदि आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, यदि आप बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, सबका एक ही खाता बनता है बैंक अकाउंट के नाम से। तो यहाँ पे अंडर ग्रुप आपको बैंक अकाउंट ही रखना है, और यदि आपका बैंक का नाम चेंज है तो आपको बैंक का नाम यहाँ पे डालना होगा जिस भी बैंक से आप लेन देन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया बैंक अकाउंट। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है गुड्स सोल्ड टू कैश ऑफ अमाउंट 12,000 रुपीज। गुड्स सोल्ड, गुड्स मतलब सामान बेचा गया है नगद में कितने का, 12,000 रुपए का। तो चलिए बेच दिए है तो बेचने का कॉपी बनाएंगे हम लोग, और बेचने का कॉपी को कहते हैं सेल्स, और सेल्स का बनेगा सेल्स अकाउंट। तो नगद होता है तो सेल्स का सेल्स अकाउंट, मतलब सेल्स कर रहे हैं तो, और नगद परचेज कर रहे हैं तो परचेज का परचेज अकाउंट बनता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है गुड्स सोल्ड टू विजय। गुड्स सोल्ड मतलब बेचा गया है किसको, विजय को, कितने का माल, 8,000 रुपए का। 8,000 रुपए का सामान बेचा गया है विजय को उधारी में। यहाँ पे कैश लिखा नहीं है, मतलब उधारी मानेंगे। अब उधारी मानते हैं तो सामने वाले व्यक्ति की आप पार्टी के नाम से बनाते हैं, और उधारी में बेचने पे बनता है नीचे वाला सिंडिकेटर, और उधारी खरीदने पे बनता है ऊपर वाला सिंडिकेटर, ऐसा भी याद रख सकते हैं। तो फिलहाल तो हम इसको बेच रहे हैं तो ये पैसा देगा मतलब देनदार हुआ, और देनदार को सिंडिकेटर्स कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। लिखा है कैश सोल्ड टू नरेश ऑफ अमाउंट 10,000 रुपीज। कैश सोल्ड, नगद बेचा गया है नरेश को 10,000 रुपए का। तो नगद बेच दिया है तो सामने वाले व्यक्ति को करना है इग्नोर। यदि नगद होता है तो सामने वाले व्यक्ति के नाम से नहीं बनाते हैं, केवल यहाँ पे बनेगा नगद बेचा गया इसलिए सेल्स बनेगा, और सेल्स हम पहले से बना चुके हैं। चलिए एक बात और कर लेते हैं यहाँ पे कि जिस नाम से खाता बन चुका है, कॉपी बन चुका है, उस नाम से दोबारा हमको बनाने की जरूरत नहीं होती है। एक बार हम सेल्स बना चुके हैं तो दोबारा हमको सेल्स बनाने की जरूरत नहीं है। यदि हम बना देंगे तो डुप्लीकेट एंट्री वो शो करेगा, ठीक है। तो खाता एक बार बनता है किसी नाम से, मतलब एक नाम से एक बार बनता है, दोबारा उसके नाम से नहीं, डबल नहीं बनाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है फर्नीचर परचेज कैश ऑफ अमाउंट 5,000 रुपीज। देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोग गुड्स को सेल परचेज किए हैं, यहाँ पे आ गया फर्नीचर। अभी मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ अकाउंट ओनली एंट्री करना। अकाउंट ओनली का मतलब होता है अभी अकाउंटिंग वाउचर करना सीख रहे हैं। तो ये अकाउंटिंग वाउचर में ये जो हम खरीदते हैं आइटम का नाम जो यहाँ पे दिया है, फर्नीचर से रिलेटेड, मशीन से रिलेटेड जो भी आइटम हम खरीदेंगे वो हमारे निश्चित संपत्ति में जोड़ता है, ठीक है दोस्तों। गुड्स के लिए होता है सेल परचेज, और इसके लिए हम रखेंगे यहाँ पे फिक्स एसेट्स। तो फर्नीचर से रिलेटेड और मशीन से रिलेटेड अकाउंट ओनली एंट्री में उसको फिक्स एसेट्स में रखा जाता है, निश्चित संपत्ति में रखा जाता है। तो यहाँ पे हम जो खरीद रहे हैं उस आइटम का नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं, और ये आइटम हमारा फिक्स एसेट मतलब निश्चित संपत्ति कहलाएगा। तो मशीन से रिलेटेड और फर्नीचर से रिलेटेड जो भी हम आइटम खरीदेंगे उसको हम रखेंगे फिक्स एसेट्स में, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है गुड्स सोल्ड टू वीरेंद्र ऑफ अमाउंट 8,500 रुपीज। गुड्स सोल्ड, इस लाइन पे कैश नहीं लिखा है, मतलब उधारी हो गया, और सोल्ड मतलब बेचा हुआ। हम क्या किए, वीरेंद्र को 8,500 का सामान बेचे हैं, तो बेच चुके हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे उस व्यक्ति के नाम से क्योंकि उधारी है ये, और बेचने पे बनता है नीचे वाला सिंडिकेटर्स, विविध देनदार। आगे चलते हैं। लिखा है कैश विड्रॉल फ्रॉम स्टेट बैंक। कैश विड्रॉल, पैसा निकाला गया है स्टेट बैंक से। तो देखिए यहाँ पे स्टेट बैंक के नाम से पहले बना चुके हैं, तो दोबारा उस नाम से खाता नहीं बनता है, तो इसमें बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको। आगे चलते हैं। लिखा है सैलरी गिवन टू वर्कर ऑफ अमाउंट 1,500 रुपीज। सैलरी गिवन, सैलरी दिए हैं वर्कर को कितना, 1,500 रुपए। तो जिस नाम से हम खर्च कर रहे हैं उसका नाम लिख देते हैं, और खर्च करने पे होता है ये हमारा पर्सनल खर्च है, तो इसको हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अच्छा दोस्तों, इसमें दो पार्ट आते हैं, एक इनडायरेक्ट होता है, एक डायरेक्ट होता है। जो हमारे बिजनेस में ट्रेडिशनल इफेक्ट डालता है उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखा जाता है, और जो हमारे पर्सनल खर्च होते हैं उसको हम इनडायरेक्ट में रखते हैं, ठीक है दोस्तों। वो आगे और अच्छे से समझेंगे, आगे का जब वीडियो आएगा तो उसमें और डिटेल में बताऊंगा। अभी फिलहाल आप समझ लीजिए ये पर्सनल खर्च है, तो पर्सनल खर्च को हम रखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। आगे चलते हैं। कैश सोल्ड अमाउंट 4,500 रुपीज। नगद बेचा गया है, तो नगद बेचा गया है तो इसके लिए बनेगा सेल्स अकाउंट, जो कि आप समझ गए हैं। तो सेल्स अकाउंट बना चुके हैं तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। फिर आगे लिखा है रेंट गिवन 1,000 रुपीज। रेंट मतलब किराया दिए हैं, तो फिर से हमारा पर्सनल खर्च हुआ, तो रेंट गिवन, और रेंट देना हमारा पर्सनल खर्च में डालेंगे तो फिर से हमारा हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। खर्च को इंग्लिश में एक्सपेंस कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये लेजर बनेगा इस बिल का। आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, लेजर को अच्छे से देख लीजिए और समझ जाइए कि कैसे मैंने लेजर बनाया है। ओके दोस्तों, तो इंटर करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। पूरा लेजर बनने के बाद आपको एक्सेप्ट करना है, और ये लेजर हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, जैसे ही लेजर बना, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले का और अल्टर का और क्रिएट का। यदि कोई लेजर छूट गया तो आप क्रिएट करके नया बना दीजिए, फिर से आगे बना दीजिए। और यदि किसी लेजर को सुधारना है तो आप मल्टीपल में जाके भी सुधार सकते हैं, और सिंगल लेजर में जाके भी सुधार सकते हैं। तो मल्टीपल में जाके हम यहाँ पे चलते हैं, अल्टर करते हैं, और अल्टर में ऑल आइटम्स करते हैं, तो जो भी लेजर आपने बनाया है वो आपको यहाँ पे सामने शो हो जाएगा। अच्छा, कैश हमने बनाया नहीं है, क्योंकि जहाँ भी कैश खरीदे, जहाँ भी
कैश बेचा है उसमें हम लोग केवल परचेज का और सेल्स का ही अकाउंट बनाया है, कैश का नहीं बनाया है। कैश ऑलरेडी बना रहता है पहले से, हमको बनाने की जरूरत नहीं होती है, और प्रॉफिट लॉस पहले से बना होता है। पूरा सेल परचेज करने पर, पूरा खर्च वर्च करने पर, पूरा इनकम वगैरह करने पर जो भी रिजल्ट आता है वो हमारा प्रॉफिट लॉस कहलाता है। तो 2 लेजर ऐसा है जो पहले से बना होता है, कैश और प्रॉफिट लॉस। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको पूरा एंटर कर लेते हैं, पूरा एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिलहाल तो अभी कुछ नहीं सुधारना है हमको, सारे सही हैं, तो हम एंटर एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे लेजर हमारा कंप्लीट होता है। बाहर निकलते हैं स्केप बटन दबा के, फिर स्केप करते हैं, फिर स्केप करते हैं और गेटवे ऑफ टेली में फिर से चलते हैं। अब हम करेंगे यहाँ से हम बनाए थे लेजर से हम नीचे आते हैं और यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन के नीचे अकाउंटिंग वाउचर करना सीखेंगे। एंटर करते हैं अकाउंटिंग वाउचर में और यहाँ पे हम लोग इस जो लेजर बनाया है उसमें हम अमाउंट की एंट्री करना सीखेंगे, मतलब अकाउंटिंग वाउचर करना सीखेंगे। तो अकाउंटिंग वाउचर करने के लिए कुछ फंक्शन की जरूरत होती है, जिसमें सबसे पहला फंक्शन की होता है F4 का। F4 जो होता है वो कॉन्ट्रा एंट्री होता है। कॉन्ट्रा एंट्री हम यूज करते हैं बैंक की एंट्री करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो कभी भी हम बैंक की एंट्री करना हो गया तो हम F4 बटन प्रेस करेंगे और बैंक वाली कॉपी खोलेंगे और कॉन्ट्रा एंट्री मतलब बैंक की एंट्री करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये फंक्शन की का मतलब ये होता है कि आप जिस खाते को खोल के एंट्री करना चाहते हैं आप उसके लिए फंक्शन की उसका प्रेस करिए। तो चलो मैं कुछ फंक्शन की यहाँ पे है उसको मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे होता है दूसरा F5 मतलब होता है पेमेंट की एंट्री करना। तो जहाँ हम पेमेंट करेंगे वहाँ पे हम F5 बटन प्रेस करेंगे, मतलब जहाँ खर्च की बात आएगी वहाँ पे हम उसकी एंट्री F5 से करेंगे। ठीक है, तो F5 बटन प्रेस करने से हमारी पेमेंट वाली कॉपी खुलेगा और हम उसमें F5 से हम पेमेंट वाली कॉपी खोल के हम उसकी एंट्री कर देंगे। F6 मतलब होता है रिसीव की एंट्री, मतलब प्राप्त करने की एंट्री। तो जहाँ भी हमारा अर्निंग की बात होगी, जहाँ पे हमारा प्राप्त करने की बात होगी, चाहे वो कैश के रूप में प्राप्त करे चाहे वो चेक के रूप में प्राप्त करे, उसकी एंट्री हम लोग करेंगे रिसिप्ट में, F6 में। F7 का मतलब होता है जनरल एंट्री। जनरल एंट्री वो एंट्री होता है जो अनरिजर्व एंट्री होता है। अनरिजर्व एंट्री कहने का मतलब है जैसे हमने सेल्स रिटर्न किया हुआ है या परचेज रिटर्न किया हुआ है या सामान चोरी हो गया है, तो इस टाइप का कोई एंट्री आता है उसकी एंट्री हम लोग जनरल में करते हैं। जनरल की एंट्री के बारे में हम आगे और भी बात करेंगे, फिलहाल तो आप समझ जाइए अनरिजर्व एंट्री जो होती है उसका एंट्री हम जनरल में करते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे F8 मतलब होता है सेल्स की एंट्री करना, और जब भी हम सेल्स करेंगे तो Ctrl+V बटन प्रेस करेंगे, इसका मतलब होता है एस वाउचर करना। हम अभी वाउचर एंट्री करना सीख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे यहाँ पे F9 मतलब होता है परचेज की एंट्री करना। जब हम सामान परचेज करेंगे तो हम उसकी एंट्री करेंगे F9 में Ctrl+V बटन प्रेस करके हम इसमें भी एस वाउचर करेंगे। तो जब भी हम सेल परचेज करेंगे हम एस वाउचर करके हम उसकी एंट्री आगे बढ़ाएंगे। तो F8 से हम जब भी सामान बेचेंगे तब हम F8 बटन प्रेस करके सेल्स वाली कॉपी खोल के सेल्स की एंट्री करेंगे, और F9 जब भी हम सामान परचेज करेंगे तो F9 प्रेस करके परचेज वाली कॉपी खोल के परचेज की एंट्री करेंगे। तो ये 6 फंक्शन की होता है, 1 2 3 4 5 6 फंक्शन की होता है जिससे उसका कॉपी खुलता है और उसमें अमाउंट की एंट्री करते जाते हैं। तो ये हमारे अकाउंटिंग वाउचर में काम आने वाला है। चलिए कुछ बेसिक चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कभी भी हम नगद सामान परचेज करेंगे तो कैश और परचेज के बीच में एंट्री बनता है। ठीक है दोस्तों, वैसे ही हम नगद माल बेचेंगे तो कैश और सेल्स के बीच में एंट्री बनता है। देखिए दोनों कंडीशन में हमारा कैश ऊपर है और यहाँ पे जो खाता है वो खाता नीचे है। जैसे हम नगद माल खरीदे तो कैश और परचेज के बीच में एंट्री होगा, और नगद माल बेचे तो कैश और सेल्स के बीच में एंट्री होगा। वैसे ही यदि एंट्री उधारी हुआ, मान लेता हूँ मैं उमेश से उधारी सामान परचेज किया हूँ, तो कैश की जगह कौन आ जाएगा, उमेश आ जाएगा, और उमेश और परचेज तो अपनी जगह है, तो उमेश और परचेज के बीच में एंट्री होगा। वैसे ही मान लेता हूँ मैं किसी व्यक्ति को उधारी माल बेचा हूँ, तो जैसे मैं विजय को उधारी माल बेचा हूँ तो विजय और सेल्स के बीच में एंट्री होगा। अब देखिए यहाँ पे कैश की जगह कौन आएगा, उधारी है तो विजय आएगा। अगर नगद होता तो कैश आ जाता, उधारी है तो पार्टी का नाम आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, विजय और सेल्स के बीच में एंट्री होगा। चलिए एंट्री करते हैं और अच्छे से समझते हैं, ये तो बेसिक था। चलिए फंक्शन की यूज़ करते जाते हैं और कौन सा एंट्री किसके लिए यूज़ होगा हम देखते हैं फंक्शन की में कैसे यूज़ करना है हमको फंक्शन की। चलिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हम अकाउंटिंग वाउचर में है, मैं बाहर निकलता हूँ फिर से एंटर करता हूँ अकाउंटिंग वाउचर पे। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 50,000 रुपीज़, व्यापार चालू किया नगद 50,000 रुपये लगा के। तो व्यापार चालू तभी करते हैं जब हमको पैसा कमाना होता है। कोई भी व्यक्ति व्यापार चालू करता है पैसा कमाने के लिए, और कमाना मतलब प्राप्त करना, और प्राप्त करना मतलब होता है रिसिप्ट। ठीक है दोस्तों, तो अर्निंग जहाँ की अर्निंग की बात आएगी उसका एंट्री हम करेंगे F6 में। ठीक है, जो भी लगाते हैं वो होता है क्रेडिट, और क्रेडिट मतलब होता है जाना और डेबिट मतलब होता है आना। तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखिए। आप क्रेडिट मतलब हो गया जाना और डेबिट मतलब हो गया आना। तो आप बस टैली में देखिए हमसे क्या जा रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है। तो हम पूंजी लगा रहे हैं अपने बिजनेस में, तो पूंजी हमसे जा रहा है मतलब कैपिटल हमसे जा रहा है। कितना अमाउंट जा रहा है, यहाँ पे देख लीजिए अपने व्यापार में कितना लगा रहे हैं हम 50,000। तो यहाँ पे अमाउंट डालेंगे 1 2 3 4 50,000 रुपये, और किस रूप में लगा रहे हैं उस रूप में वो हमको प्राप्त होगा। तो कैश हो गया हमारे पास डेबिट। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू कैश अकाउंट डेबिट, ऐसा एंट्री होगा। एंटर करता है, यहाँ पे नरेशन
नरेशन आता है। चलिए मैं नरेशन यहाँ पे डाल देता हूँ, कंट्रोल अल्ट वी से मैं पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी करके कंट्रोल अल्ट वी से मैं नरेशन को पेस्ट कर दिया टैली में। नरेशन क्या चीज़ होता है कि यदि हम ये जो एंट्री किए हैं कैपिटल और कैश के बीच में, ये एंट्री किस पर्पज से हुआ है उसकी जानकारी हम यहाँ पे लिखते हैं, वो हमारा नरेशन कहलाता है, ताकि इन फ्यूचर कभी भी एंट्री खोले हमको पता चल जाए कि ये अमाउंट की एंट्री क्यों हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको एक्सेप्ट करते हैं, एंटर करके आगे चलते हैं। लिखा है गुड परचेज कैश अमाउंट 10,000 रुपीज़, गुड्स परचेज कैश, नगद माल खरीदा गया है 10,000 रुपये का। कौन खरीदते हैं? हम ही खरीदते हैं। नगद माल खरीदा गया है, तो नगद माल खरीदे तो किसके किसके बीच में एंट्री होगा? मैंने अभी बेसिक में बताया था, कैश और परचेज के बीच में एंट्री होगा। और परचेज करने का फंक्शन की क्या होता है? F9। और जैसे F9 प्रेस करेंगे हमको क्या करना होगा? कंट्रोल V करना होगा। तो चलिए कीबोर्ड से मैं F9 प्रेस करता हूँ, परचेज वाली कॉपी खुलेगा। अब परचेज वाली कॉपी खुलेगा तो यहाँ पे पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम। नेम ऑफ आइटम मतलब अभी इनवाइस एंट्री में है ना, इनवाइस एंट्री में है हम। तो चलिए अभी एंट्री से हम जाते हैं, इनवाइस एंट्री से हम हटते हैं और वाउचर एंट्री में चलते हैं। तो वाउचर एंट्री करने के लिए यहाँ पे एज वाउचर का ऑप्शन है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे बी वर्ड के नीचे हमको डबल लाइन दिख रहा है। डबल लाइन मतलब होता है कंट्रोल, तो हम कंट्रोल क्यू प्रेस करते हैं, सॉरी कंट्रोल V प्रेस करते हैं और हम एज वाउचर कर लेते हैं। हम वाउचर वाली एंट्री में आ गए हम। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैं यहाँ पे वाउचर वाले एंट्री में आया हूँ, तो सबसे पहले हमको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे कि हम क्या देके सामान खरीद रहे हैं, तो कैश देके। तो यहाँ पे कैश हो जाएगा, क्रेडिट जो जाता है वो होता है क्रेडिट। तो यहाँ पे कैश हो गया क्रेडिट, अमाउंट में डाल देते हैं 10,000, 1 2 3 4। और कौन से खाता में हम इसको नोट कर रहे हैं? परचेस वाले खाता में, क्योंकि परचेज किए हैं। तो कभी भी हम नगद सामान खरीदते हैं तो कैश और परचेज के बीच में एंट्री होता है। ठीक है दोस्तों, अब इस नरेशन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C और कंट्रोल अल्ट V से नरेशन को लिख देते हैं, एंटर कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए आगे का एंट्री हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स परचेज फ्रॉम उमेश। अब देखिए उमेश से उधारी सामान खरीद रहे हैं हम लोग 15,000 रुपये का, तो उमेश आ गया कैश की जगह। तो किसके किसके बीच एंट्री होना है? अब ये उमेश और परचेज के बीच में। तो कैश की जगह आ गया उमेश, तो F9 में एंट्री होना है, जो ऑलरेडी यहाँ पे F9 है। तो मैं यहाँ पे क्रेडिट में आता हूँ और लिख देता हूँ उमेश का नाम। कितना अमाउंट है? 15,000। तो 15,000 और कौन से कॉपी में नोट करेंगे? परचेज वाली कॉपी में। अब देखिए दोस्तों, जब भी आप उधारी सामान खरीदते हैं या उधारी सामान बेचते हैं तो यहाँ पे बिल नंबर डालने का ऑप्शन आता है। न्यू रेफरेंस मतलब नया बिल नंबर लेके हम यहाँ पे जो भी बिल नंबर हम उस सामने वाले से परचेज कर रहे हैं, जो भी बिल देगा हमको उस बिल का नंबर यहाँ पे नोट करना होगा। लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास बिल नंबर नहीं है, तो हम इसको ऑन अकाउंट करेंगे और बिल नंबर से स्किप कर जाएंगे। और जब बिल नंबर नहीं होता है तो ऑन अकाउंट लेके चलेंगे और बिल नंबर से हम स्किप करेंगे और डायरेक्ट अमाउंट पे आएंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पे परचेज। तो देखिए दोस्तों, जब उधारी सामान परचेज करते हैं तो उमेश और परचेज के बीच में एंट्री हुआ है, मतलब पार्टी और परचेज के बीच में एंट्री हुआ है। यदि यही नगद होता तो कैश और परचेज के बीच में एंट्री होता। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये हो गया। इसके नरेशन हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल अल्ट V पेश कर लेता हूँ। तो हमने उमेश से 15,000 को उधारी सामान खरीदा है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कैश डिपॉजिट टू स्टेट बैंक, और बैंक की एंट्री किससे होता है देख लीजिए। सबसे पहला बटन है F4 बैंक की एंट्री करने के लिए। तो चलिए F4 बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड से। अब कैश हम जमा कर रहे हैं तो कैश हमसे जा रहा है, तो कैश हो गया क्रेडिट। कितना अमाउंट है? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कितना अमाउंट है। तो कैश डिपॉजिट कर रहे हैं हम कितना? 5,000 रुपये। तो यहाँ पे लिखेंगे 5,000। कौन सा बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो? तो यहाँ पे बैंक का नाम आ गया, बैंक का नाम चूज कर लीजिए, एंटर कर दीजिए। तो कैश हमसे जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट टू बैंक अकाउंट डेबिट होता है, एंटर करेंगे। जो भी नोट आप जमा कर रहे हो उसका संख्या यहाँ पे डाल दीजिए, नहीं है तो एंटर कर लीजिए। एंटर करते हैं और एंटर करते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं नरेशन। तो नरेशन क्या है हमारा? तो ये नरेशन है, कंट्रोल C से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल अल्ट V से पेस्ट करके लिख देता हूँ किस पर्पज से जमा हुआ है ये। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा गुड्स सोल्ड टू कैश ऑफ अमाउंट 12,000 रुपीज़। तो चलिए दोस्तों, किसके किसके बीच बनेगा आप देख लीजिए। गुड्स सोल्ड टू कैश, तो कैश और सेल्स के बीच में बनेगा। नगद है इसलिए नगद माल बेचा गया है। बेचने का फंक्शन क्यों होता है? F8। आप देख लीजिए बेचने का फंक्शन क्यों होता है? F8। जैसे F8 करेंगे एज वाउचर करना होगा, तो कंट्रोल V प्रेस करते हैं, आते हैं डेबिट क्रेडिट में। तो ये आगे हम लोग डेबिट में लिखा है नगद माल बेचा गया है, तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे कैश। अमाउंट कितने का बेचा गया है? अमाउंट नोट कर देते हैं, 12,000 का बेचा गया है, तो 12,000 डालते हैं। और क्या है ये कॉपी? सेल्स वाली कॉपी। तो इसका एंट्री हम कर देते हैं सेल्स में। चलिए नरेशन हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C से, नरेशन हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C से। यह है नरेशन हमारा, गुड्स सोल्ड टू कैश आप अमाउंट 12,000 रुपीज़, कंट्रोल C और कंट्रोल अल्ट V। तो कभी भी नगद माल बेचेंगे तो कैश और सेल्स बनेगा, नगद माल खरीदेंगे तो कैश और परचेज बनेगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है गुड्स सोल्ड टू विजय। अब देखिए इस लाइन पे कैश नहीं है, तो ये हो गया उधारी माल बेचा गया है विजय को। तो किसके किसके बीच एंट्री होगा? एंट्री होगा F8 में, और यहाँ पे पार्टी का नाम आ जाएगा। तो हम करेंगे यहाँ पे विजय, और कितना अमाउंट है? 8,000 रुपये, 1 2 3 8,000 रुपये। और यहाँ पे ऑन अकाउंट करते हैं, एंटर करते हैं, और इस बार हो जाएगा सेल्स। तो विजय और सेल्स के बीच में एंट्री होगा, क्योंकि उधारी है, ये उधारी है तो पार्टी का नाम आएगा। नरेशन यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कैश सोल्ड टू नरेश। अब देखिए यहाँ पे नगद है, तो नगद है तो सीधा सीधा हम नगद के साथ बनाएंगे।
आगे चाहे कोई भी व्यक्ति का नाम लिखा हो, जब नगद होता है तो नगद के साथ एंट्री होता है। तो यहाँ पे चलते हैं और फिर से सेल्स कर रहे हैं तो F8 में एंट्री होगा, और नगद है तो क्या आ जाएगा ऊपर में कैश, और अमाउंट कितना है इसका 10,000, 1 2 3 4, और ये हो गया सेल्स। चलिए नरेशन इसको उठा लेते हैं, Ctrl+C और Ctrl+Alt+V। उसके बाद लिखा है यहाँ पे फर्नीचर परचेज कैश ऑफ अमाउंट 5,000 रुपीज़। फर्नीचर परचेज, फर्नीचर होता है संपत्ति, मैंने बताया था। गुड्स के लिए होता है सेल परचेज F8 F9, और संपत्ति को खरीदने के लिए हमको करना पड़ता है पेमेंट। ठीक है दोस्तों, तो मशीन से रिलेटेड और फर्नीचर से रिलेटेड अकाउंट ओनली एंट्री में जो भी आइटम आप खरीदेंगे मशीन से रिलेटेड फर्नीचर से रिलेटेड, उसको हम फिक्स एसेट मानेंगे, मतलब निश्चित संपत्ति मानेंगे। और निश्चित संपत्ति की एंट्री अगर नगद में है तो पेमेंट में एंट्री होगा, क्योंकि पेमेंट हमेशा नगद ही होगा। तो चलिए F5 बटन प्रेस करते हैं, पेमेंट की एंट्री होता है F5 से। यहाँ से देख लीजिए F5 मतलब हो गया पेमेंट की एंट्री। क्या खरीद रहे हैं उस आइटम का नाम लिख दीजिए। हम खरीद रहे हैं फर्नीचर, तो हम लिख दिया फर्नीचर। कितने का खरीद रहे हैं 5,000 का, और क्या देके खरीदना होगा हमको कैश देके, तो कैश। चलिए नरेशन यहाँ पे पुट कर देते हैं। नरेशन क्या है हमारा, तो ये नरेशन उठा लेते हैं Ctrl+C से और Ctrl+Alt+V में पेस्ट, ये है Ctrl+C से और Ctrl+Alt+V हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ऊपर वाले नरेशन को मैं मिटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा नरेशन। चलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगला लिखा है यहाँ पे गुड्स सोल्ड टू वीरेंद्र ऑफ अमाउंट 8,500 रुपीज़। गुड्स सोल्ड, वीरेंद्र को बेचा गया है, तो समझ गए किसे किसके बीच बनेगा, फंक्शन की होगा F8, तो F8 प्रेस करते हैं सेल्स के लिए, और Ctrl+V प्रेस करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या बोल रहे हैं, वीरेंद्र को उधारी सामान बेचा गया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वीरेंद्र कितने अमाउंट का बेच रहे हैं, वीरेंद्र को 8,500 का। तो यहाँ पे हम अमाउंट डाल देते हैं 8,500, वीरेंद्र टू सेल्स के बीच में बनेगा। यहाँ पे ऑन अकाउंट कर लेते हैं, ये हो गया वीरेंद्र टू सेल्स। अमाउंट कितना है 8,500। इस नरेशन को उठा लेते हैं, Ctrl+Alt+V यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो उधारी सामान बेच रहे हैं तो पार्टी और सेल्स। चलिए एंटर एक्सेप्ट करते हैं। आगे लिखा है कैश विड्रॉल फ्रॉम स्टेट बैंक। अब इस बार स्टेट बैंक से पैसा निकाल रहे हैं। पहले हम लोग स्टेट बैंक में पैसा जमा किए थे, अब पैसा निकाल रहे हैं। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब यही होता है कि हम डालने का भी और निकालने के दोनों की एंट्री हम इसमें करते हैं, इसलिए इसको कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर से F4 बटन करते हैं, क्योंकि बैंक की एंट्री F4 से होता है। अब इस बार देने वाला हो गया SBI, तो SBI हो गया क्रेडिटर, जो जाता है जो देता है वो क्रेडिट होता है, और SBI दे रही है। कितना निकाल रहे हैं उससे हम लोग 2,000 रुपये, और किस रूप में निकाल रहे हैं, कैश के रूप में। तो नीचे लिख दीजिए आप कैश। चलिए इसका नरेशन हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो कैश विड्रॉल कर रहे हैं स्टेट बैंक में नगद 2,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। लिखा है सैलरी गिवन टू वर्कर, वर्कर को सैलरी दिया। सैलरी दे रहे हैं तो खर्च हो रहा है, और खर्च हो रहा है तो हम किस में खर्च करते हैं, पेमेंट में खर्च करते हैं। पेमेंट करेंगे तभी तो खर्च होगा, तो F5। चलिए किस पर्पज से हमारा खर्च हो रहा है, तो उसका नाम लिख दीजिए यहाँ पे, सैलरी देने के पर्पज से। और कितना दे रहे हैं हम सैलरी, देख लीजिए यहाँ पे नीचे सैलरी हम दे रहे हैं यहाँ पे 1,500 रुपये। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 1,500 रुपये, एंटर। और किस रूप में देंगे, अगर पेमेंट है तो कैश या चेक के रूप में ही देंगे, तो जो जाता है वो क्रेडिट होता है, तो हमसे कैश जा रहा है। चलिए नरेशन यहाँ पे पुट कर देते हैं हम। तो सैलरी गिवन टू वर्कर, वर्कर को सैलरी दिया गया है 1,500 रुपये। चलिए आगे चलते हैं। कैश सोल्ड, नगद माल बेचा गया है। तो नगद माल बेचा गया है तो हम बेचने का फंक्शन के क्या प्रेस करते हैं F8, Ctrl+V, और नगद बेचते तो किसके किसके बीच बनता है, कैश और सेल्स के बीच में बनता है। तो कैश डाल देते हैं यहाँ पे ऊपर में 4500, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेल्स। नरेशन हम यहाँ पे पुट कर देते हैं फिर से अगेन, ये हो गया हमारा नरेशन। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है रेंट गिवन, जैसे सैलरी गिवन था वैसे रेंट गिवन है। फिर से हमारा खर्च हो रहा है, और जब खर्च होता है तो एंट्री किस में होता है, F5 में, है ना। तो F5 प्रेस करते हैं और डालते हैं यहाँ पे जिस पर्पज से खर्च कर रहे हैं, तो उसका नाम लिख देते हैं। कितना खर्च कर रहे हैं हम इसमें, तो देख लेते हैं कितना खर्च हो रहा है हमारा। यहाँ पे 1,000 रुपये का हम रेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1,000 रुपये ऐसा। और किस रूप में देंगे, फिर से पेमेंट है तो कैश के रूप में दे रहे हैं। नरेशन यहाँ पे हम डाल देते हैं, इंटर एक्सेप्ट। तो चलिए दोस्तों ये होता है हमारा पूरा एंट्री। हम बाहर निकलते हैं स्केप करके। पूरा एंट्री करने के बाद, बाहर निकलने के बाद हम यहाँ पे प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट में जाएंगे और प्रॉफिट लॉस देखेंगे। तो यदि अगर कोई एंट्री में दिक्कत आती है, या कोई एंट्री आपको ऐसा लग रहा है कि हमने गलत एंट्री कर दिया है, या आपको चेक करना है, तो आप जो परचेस है उस परचेस में इंटर करिए। इंटर करने के बाद और इंटर करिए, और इंटर करिए। यहाँ पे दिखा देगा आप किससे कितना कैसे खरीदे हैं। तो मैं नगद खरीदा हूँ, परचेस में गया हूँ, और नगद खरीदा हूँ 10,000 का, और उधारी खरीदा हूँ नरेश से 15,000 का। यदि यहाँ पे कुछ मिस्टेक है तो इसी में इंटर कर दीजिए, और उस अमाउंट को करेक्ट कर लीजिए आप। तो अभी फिलहाल तो अमाउंट सही है, तो मैं यहाँ पे ऑन अकाउंट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट करके बाहर निकल जाऊँगा। तो चलिए फिलहाल तो अभी हमारा परचेस करेक्ट है। वैसे यदि आपको सेल्स को चेक करना है तो आप सेल्स पे एंटर कर दीजिए, और एंटर कर दीजिए, और एंटर कर दीजिए। किस किस से आप नगद, किस किस से आप उधारी। जहाँ जहाँ व्यक्ति का नाम, पार्टी का नाम दिख रहा है वो उधारी मानेंगे, और जहाँ कैश दिख रहा है उसको नगद मानेंगे। तो किससे उधारी किससे नगद खरीदे वो अपने बिल से मिला लीजिए। अमाउंट अगर करेक्ट मैच होता है मतलब एंट्री आपका करेक्ट है, ठीक है। तो बाहर निकलते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, पर्सनल खर्च। तो हमने कहाँ कहाँ खर्च किया ये भी हमको यहाँ पे शो हो गया। तो रेंट के रूप में हम लोग 1,000 रुपये खर्च किए हैं, और सैलरी के रूप में हम लोग 1,500, टोटल हमने 2,500 रुपये खर्च किए हैं। तो चलिए दोस्तों ये हो गया हमारा टोटल प्रॉफिट लॉस, जिसमें देखिए हमने
43,000 रुपये का माल सेल्स किया है और मात्र कितने का परचेज किया है, 25,000 रुपये का परचेज किया है। तो टोटल हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा का बेचे हैं कम का खरीदे हैं तो प्रॉफिट होगा। तो कितने का हो रहा है, 18,000 का। देखिए यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आपको शो हो रहा है, जिसमें हमने कितना खर्च कर दिया है, 18,000 में से 2500 रुपये हमने खर्च कर दिए हैं। तो हमारे हाथ में कितना आ रहा है नेट प्रॉफिट, 15,500। तो जो खर्च वर्च करने के बाद जो खर्च इनकम करने के बाद जो भी हमारे हाथ में आता है वो हमारा नेट प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बाहर निकलते हैं, चलेंगे बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में देखिए 5,000 रुपये का हमारा फिक्स एसेट्स था, निश्चित संपत्ति था। तो हमारे हाथ में कितना संपत्ति बचा हुआ है ये हमको दिखा रहे हैं 80,500। ओके, कैपिटल 50,000 रुपये लगाए थे। करेंट एसेट्स मतलब निश्चित संपत्ति, करेंट एसेट अभी की संपत्ति हमारे पास यहाँ पे 75,500। तो इस तरीके से आप अपने करेंट बैलेंस को भी देख सकते हैं। तो टोटल हमारे पास करेंट बैलेंस यहाँ पे दिख रहा है 80,500। बाहर निकलते हैं दोस्तों, और इतना होता है आपका वीडियो। तो इस एंट्री को आप अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो चलिए दोस्तों।